गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हेड एंड लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे अब सब कुछ याद आ चुका रहता है कि उस रात उसने रॉबर्ट के साथ क्या किया था। इस बात पे उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। फिर वो अपने जो कलीग्स होते हैं उन लोगों को बोलती है कि इस केस पे ज़्यादा स्टडी करो, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये रॉबरी का सिलसिला रुका नहीं है, इससे ज़्यादा रॉबरी होगी। रानी को वो उसको डांट देती है क्योंकि वो उसकी सीनियर रहती है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उससे मिसबिहेव तरीके से बात करे। उसके बाद जब वो रेस्टोरेंट पे जाती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो वेट्रेस जो रहती है वो और कोई नहीं, वो रॉबरर ही रहती है जो उसके लिए खाने को इतने अच्छे से करती है। फिर वो उससे मिलने के लिए जब उसके घर आती है तब यहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो जब उसके साथ प्यार से बात कर रही थी उसे कहती है कि तुम दोनों और हमारे बीच में अब कुछ हो चुका है। तभी वो उसे डिनाई कर देती है और उसे कहती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम और मैं कोई एक नहीं हो सकते, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, यू आर द ब्लडी रॉबर। और बहुत हार्श वर्ड्स उसको कह देती है जिसकी वजह से यहाँ पर वो उसके ऊपर हाथ तक उठा देती है। जैसे वो उसके ऊपर हाथ उठाती है, रॉबर्ट ने भी अपना हाथ उठाया रहता है, लेकिन वो उसे मारे बिना उसकी आंखों में से दो आंसू गिर जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब उसके आगे यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी रहती है, क्योंकि उसने जब ये देखा रहता है कि उसकी रॉबरर ने उसे थप्पड़ भी नहीं मारा, उल्टा ऊपर से उसको आंखों में से आंसू आ गए। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, पर वो करती तो भला क्या, उसका दिल और दिमाग के बीच में से उसने दिमाग को चुना रहता है। उसका दिमाग उसे बार बार यही कह रहा रहता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही हर्ट होने वाले हैं। पर उसको बहुत ज़्यादा भी बुरा लग रहा रहता है कि जब उसने ये देखा रहता है कि उसकी जो प्यारी सी हमारी रॉबरर है वो उसे थप्पड़ मारे बिना चुपचाप वहाँ से निकल गई है। उसका तो दिल एकदम से बैठ सा जाता है, उसे इतना ज़्यादा रोने जैसी सिचुएशन हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, पर फिर भी वो अपने आप को संभालती है और अपने आंसुओं को इकट्ठा करती है और चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। यहाँ पर जो रॉबरर होती है वो जाती है, अपनी गाड़ी उठाती है और वही उसका जो मेन एरिया रहता है, मतलब जब भी वो डिप्रेस्ड रहती है तो वो वहाँ पर ना मेरीन लाइन्स के वहाँ पर एक सबसे वाला जो कॉर्नर होता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, वो उधर ही बैठी रहती है। तभी वहाँ से पीछे से उसको आवाज़ आती है और वो हमारी गामा की रहती है। गामा उसे बोलती है, अगेन यू गो टू विथ हर, तुम उसके पास फिर से गई थी, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उससे पास नहीं जाओगी और उससे बात तक नहीं करोगी, फिर इस तरीके से ये क्या बिहेवियर है, तुम्हें क्या खुद पे कंट्रोल नहीं है। तभी वहाँ पर जो अल्फा रहती है, मतलब जो रॉबरर रहती है, वो एकदम से पीछे मुड़ती है और उसे देख के बोलती है, स्टॉप यार, तुम हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करती हो। तो उसे कहती है, क्यों मैं तुम्हारी जाकर आईपीएस ऑफिसर को ब्लेम करूं, जो जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि तुम जिस राह पर चल रही हो उस राह की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या समझ में आया। तभी उसे कहती है, प्लीज़ यार गामा, आई एम नॉट रेडी ऑफ दैट। तो उसे कहती है, बट आई नो वॉट इज़ हैपन, दिल तोड़ दिया उसने तुम्हारा। तो उसे कहती, क्या जानती हो तुम। तो उसे कहती है, क्यों रॉबरर तुम ही हो, तुम सिर्फ अपनी ही वाली पे नज़र रख सकती हो क्या, मैं तो तुम पर भी नज़र रख सकती हूँ ना। मैंने तुम पे बहुत अच्छे से नज़र रखी है। उस रात तुमने ही उसे पब से जाकर उसे बचाया, उसे घर तक छोड़ने गई और उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इंटरनल मैटर बिटवीन यू एंड गाइस, बट उस रात तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ये काफ़ी अच्छे से कह रही थी कि उस रात तुम दोनों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए हैं। आई नो अल्फा, यू लव हर, आई नो यू आर मैडली इन लव विथ हर, बट यू नो देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ दैट। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे उस प्यार की कोई भी वैल्यू है। शी डोंट इवन केयर अबाउट दैट। अल्फा जब ये सारी बातें सुनती है गामा से, वो वहाँ से उठकर जा ही रही रहती है। उसे पता रहता है कि गामा के साथ अभी लड़ना या उसे समझाना या उसके साथ बात करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। जैसे ही यहाँ से वो जा रही रहती है, गामा उसका हाथ पकड़ते से बोलती है, ये चेहरे पे क्या हुआ है तुम्हारे, इधर दिखाओ ज़रा तुम। और वो उसका चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पे ना इतनी जम के उसने थप्पड़ मारा रहता है।
भले उसने मास्क पहना रहता है लेकिन मास्क के ऊपर से थप्पड़ मारा रहता है ना, जो उसके जो पॉइंटेड नाखून रहते हैं ना वो एक्चुअली में लग चुके रहते हैं उसके फेस पे। तो उसके फेस के यहाँ पर ना थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, जिसकी स्क्रैच की वजह से ना वहाँ से हल्की सी ब्लीडिंग होती है। ये गामा जब देख लेती है वो अल्फा को पूछती है, तुम अभी यहाँ से उसके घर से आ रही हो, शी बीट यू, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? हु द हेल शी इज दैट, उसे सोचा भी कैसे तुम्हें करने के लिए, और तुम उसकी बकवास सी चीज़ें सहन करके आ गई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसका मुंह तोड़ देती। तो उसे कहती है बात को यहीं ख़त्म करें। तो उसे कहती है ओ कम ऑन यार, प्यार में कोई इतना अंधा भी नहीं होता है, तुम क्या पागल हो चुकी हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो उस लड़की के साथ? अपनी खुद की भी लाइफ हेल कर रही हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि शी केयर्स फॉर यू, शी लव्स यू, शी डै 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 बै बै बै, जो भी तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा लगता है वो करती है तुम्हारे साथ, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करीब इसलिए आती है क्योंकि उसे एक रॉबरी के बारे में जानना रहता है। वो अपना सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहती है। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुमसे प्यार व्यार करती है? ब्लडी हेल, वो कभी ना करे तुमसे प्यार। तुम सिर्फ अंधी हो प्यार के मामले में। तभी उसे कहती है कि मोहब्बत तो दो तरफ़ा हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। अब मैं उसके अपनी मोहब्बत क्या उससे डील करते हुए करूँगी कि तुम मुझसे करोगी तभी मैं तुमसे करूँगी? ऐसा नहीं चलता है। अल्फ़ा बोलती है गामा को, तभी वो उसे बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारे प्यार व्यार के बारे में नहीं पता, ये हीर रांझा वाला, ये लैला मजनू वाला और ये रोमियो जूलियट वाला मोहब्बत से मुझे नफ़रत है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि एट प्रेजेंट तुम्हें ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तो कहती है अपने बारे में सोचना चाहिए, व्हाट यू मीन इट? तो उसे कहती है कि वो तुम्हें थप्पड़ मार रही थी और तुम क्या थप्पड़ खा के आ गई? शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? एटलीस्ट तुम लोगों ने, तुम मेरा तो ख्याल रखती। तो उसे कहती है तुम्हारा क्या ख्याल रखती मैं? तो उसे कहती है ऑफ कोर्स यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मेरी रेपुटेशंस का तो ख्याल रखती? मुझे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने वाली, और तुम्हें उसने मार दिया, मेरी तो खून खौल उठा है। मैं होती उसकी जगह पे तो मैं उसकी जान ले लेती। मुझे मुझे बस अभी गुस्सा आ रहा है। तभी उसका हाथ पकड़ के बोलती है कम ऑन ओके, जस्ट रिलैक्स्ड ओके। शायद से वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी होगी। इतना इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तुम समझ नहीं रही हो। मैं भी तो अगर उससे प्यार करती हूँ तो मुझे भी समय लगा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में, और उसे भी लग रहा होगा। तो उसे कहती हो कम ऑन ओके, प्यार में कोई एक दूसरे के थप्पड़ मारता नहीं है, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है। व्हाट काइंड ऑफ लव शी इज़ डूइंग इट? या तुम अंधी हो या फिर तुम मुझे अंधा बना रही हो। तुम उससे दूर रहोगी तो ज़्यादा बेटर है। और तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? उस लड़की की तुम मदद करने गई हो, उसको हेल्थ मिनिस्टर से बचाया तुमने। वो हेल्थ मिनिस्टर जो उसके ऊपर जान, मतलब जान मूझ कर पड़ा था और जान लेने के लिए पड़ा था, उस लड़के उससे तुमने उसको बचाया। उसे उस चीज़ की तो कोई कदर नहीं है। शी डोंट इवन केयर। वो तुम उसका कितना ख्याल रखती हो, सब कुछ रखती हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उल्टा थप्पड़ दे दिया। यही रिवॉर्ड लेने गई थी ना तुम उसके पास जाकर? गामा की यही बातें जब अल्फा सुनती है कंटिन्यूसली उसे बोलती है मेरा हेडेक हो रहा है वैसी। तो उसे कहती है अब तो होगा ही ना हेडेक तुम्हारा, जब मैं तुम्हें कुछ भी चीज़ें समझाऊंगी तब तो तुम्हारे हेडेक ही होगा। तो उसे कहती है हाथ में क्या है तुम्हारे? तो कहती है ऑफ कोर्स बियर है, मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब होगा तो बियर ही पी के बात करेंगे ना। तो कहती है तो क्या सैदने के लिए लाई हो, दो ज़रा इधर। और वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और पी रहे थे। तभी उसे कहती है कि तुम क्यों अपने लाइफ को उसके साथ मिक्स करके ख़राब कर रही हो? तो उसे कहती है आई डोंट नो यार, जब भी मैं उसके पास रहती हूँ ना मैं अपना आपा खो देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए एक अलग सा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। उसको बस ध्यान देना, उसका ख्याल रखना है, मेरा मन करता है। आई नो, आई डेफिनेटली नो, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। हम दोनों शायद कभी लाइफ में एक साथ रहेंगे भी नहीं और कुछ नहीं होगा, और ये बात शायद से वो खुद भी जानती है। इसलिए शायद वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसने मेरे ऊपर मतलब चिल्ला दिया, क्योंकि उस रात क्या? कामा एकदम से पूछती है। तभी अल्फा कहती है कुछ नहीं। तो कहती है तुम मुझे सच बताओगी उस रात क्या हुआ था? तुम दोनों के बीच में कुछ मोमेंट्स हुए थे क्या? तो उसे कहती है ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, वो तो बस मैंने ही कंट्रोल कर लिया और मैंने उसे अपने पास से दूर कर दिया। शी लव्स मी टू यार, बट शी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। तभी
गामा उसी तरफ देख के बोलती है, हाउ कुड शी एक्सेप्ट दैट? तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका फीमेल ईगो, एक पुलिस ऑफिसर वाला ईगो भी तो सामने आएगा ना। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट करेगी और बाहें खोलकर तुम्हारे पास आकर बोलेगी, आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी तो है। वो भला तुम्हारे बारे में जानती भी क्या है? मोहब्बत करने से पहले सामने वाले के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तुमने उसे कुछ बताया अपने बारे में? और तुम बता भी कैसे सकती हो? तुम तो हो एक रॉबर। यार हम इस बारे में बाद में बात करें, मैं आती हूँ। रामा बोलती है कि नहीं, हमें बाद में बात नहीं करना है, हमें अभी बात करना है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब उस लड़की के पास नहीं जाओगी। मुझे यार उस लड़की के बारे में जानना भी नहीं है। पता है क्या है, इतने टाइम से तुम्हारा फोकस भी नहीं रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। हमें ऐसा लगता है कि तुम अपनी कंट्रोल अपने पास से खो रही हो। तुम हमारी लीडर हो और तुम्हें पता है ना कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसे बोलती है, मैं अपने मिशंस को कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को आगे रूल नहीं होने दूंगी। और मैंने तुम्हें वादा किया है ना, लाइफ में कभी भी कुछ भी मुसीबत आएगी तो आई एम द ओनली पर्सन हु फेस दिस। तुम लोगों तक आवाज़ तक नहीं आएगी, तुम लोगों को फेस भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है हम क्या इन सब चीज़ों से डरते हैं? क्या हम लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम लगता है? जेल में जाने से डरते हैं हम लोग? हम एक्चुअली डर रहे हैं तो तुम्हारा अपना आपा खुद पे खोने का। मुझे डर लग रहा है तुम उस लड़की के चक्कर में खुद को ना खो दो। तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हो कि तुम भूल गई हो कि हम यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं आए हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आई थी ना, जब हमारी फैमिलीज़ के ऊपर मुसीबत आई थी तो कोई नहीं आया था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी अल्फ़ा उसी तरफ देखती है और उसे बहुत प्यार से बोलती है, यही तो डिफरेंस होगा हमारे और उन लोगों के बीच में। वो लोग वैसे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम भी वैसी बनेंगे? तुम्हें लगता है कि हम ये सब करके खुश रहेंगे? हम यहाँ पर लाइफ के बेटरमेंट करने के लिए आए हैं, ना कि हम ये नहीं चाहते कि हम इस तरीके से किसी के साथ कुछ बुरा करें। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बट प्रॉमिस मी, तुम उस लड़की से दूर रहोगी, तुम उस लड़की के पास नहीं जाओगी। प्लीज़ प्रॉमिस मी अल्फ़ा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी क्राइम पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ हूँ। प्लीज़ प्रॉमिस मी। ये बात बोलने के बाद यहाँ पर जो अल्फ़ा रहती है वो उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी कामा उसे बोलती है, आज तो उसने तुम्हें ये थप्पड़ मार दिया है। जिस दिन वो मुझे मिली ना, मेरा आमना सामना उससे होगा ना, सबसे पहले वो मेरे हाथ से ये थप्पड़ खाएगी। तभी उसे बोलती हूँ, कम ऑन ओके, तुम थप्पड़ थोड़ी ना मार सकती हो उसे, छोड़ो ना, तुम कहाँ पर उसकी सीरियसली बात लेके बैठी हो। तो उसे कहती है, लिसन, मैं उसे बहुत जम के थप्पड़ मारूंगी और मैं उसे डेफिनेटली थप्पड़ मारूंगी। मैं मेरे दोस्त के लिए बदला लूंगी। और हाँ, वो तुम्हारी वाइफ नहीं बनी है जो मेरी भाभी हो जो मैं उसे नहीं मार सकती। मैं उसे मार सकती हूँ और मैं उसे मारूंगी भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस पर। तो उसे कहती है, हो गया तुम्हारा? तो कहती है कि नहीं, अभी तो मेरा गुस्सा अभी तक उस पर ख़त्म हुआ ही नहीं है। मेरा गुस्से का लेवल अभी बहुत ज़्यादा हाई है। कम ऑन ओके, बात यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, चले। ऐसे बोल के वो वहाँ से दोनों उठते हैं। तभी उसे बोलते, प्रॉमिस मी कि तुम उसके साथ कभी मिलने नहीं जाओगी, प्रॉमिस मी तुम उससे बात कभी नहीं करोगी। तभी वो उसे कहती है, ओके बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, प्रॉमिस कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी। और हाँ, मैं अपने अभी के अभी बहुत ज़्यादा अगर किसी पे फोकस करूँगी तो वो हमारे मिशंस के लिए फ़ोकस करूँगी। लेकिन एक बात और मैं कह रही हूँ, अगर उस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं उसे प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगी, बस प्रोटेक्ट के लिए जाऊँगी, लेकिन मैं उससे पर्सनली मिलने नहीं जाऊँगी। अब इतना तो तुम समझ सकती हो ना। तो उसे कहती है, ओ माय गॉड, बस अंधा प्यार तुम्हारा जो चालू हो जाता है ना, उस वजह से। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे ज़रूर मारूंगी, बहुत ज़्यादा जम के मारूंगी, जब वो मुझे मिल गई तो। और शायद तुम उस वजह से बचा पाओ उसको, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बोल देती है वो उसे।
थोड़ी देर में ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और वो यहाँ से चली जाती है। कहाँ जाती है रॉबर, ये किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन जो हमारी एक्चुअली में गामा रहती है वो तो एचआर रहती है और वो चुपचाप अपने घर पे चली जाती है। सबकी लाइफ इसी तरीके से चल रही रहती है और 2-3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद ना यहाँ पर जो हमारी आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख रहती है, उसके पास एक केस आता है, जिस केस में वहाँ पर उसे मिलता है कि ये जो केस रहता है वो केस रहता है यहाँ पर करप्शन का केस, जहाँ पर वो केस के बारे में पढ़ रही रहती है। जैसे वो उस केस के बारे में पढ़ती है तो उसे ना मतलब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि ये केस थोड़ा सा सिमिलर है। केस कुछ इस तरीके से रहता है कि जहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो धर्म के मारे में मतलब हड़प ली गई है और उस प्रॉपर्टी पे जो वहाँ के लोग हैं वो एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमने एक्चुअली में ना दान की है, ना ये प्रॉपर्टी इतनी जो हमारी 100 एकड़ की जो ज़मीन है, ना हमने कोई धर्म के माध्यम से दी है, ना कोई बाबा को दी है, ना कुछ दी है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी है। और बाबा यहाँ पर आकर ये बता रहे हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है और वो यहाँ पर एक मतलब लोगों से मिलके, मतलब बिजनेसमैन से मिलके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बना के एक अलग ही सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो अंडर बाबा के कंस्ट्रक्शंस पे रहेगी। जब वो ये बात एकदम से देखती है तो उसे कहती है कि ये केस कहाँ का है, तो उसे बताता है कि ये केस ना यहाँ से ना दूर नासिक के आगे का केस है। तो उसे कहती है बट ये हमारे अंडर तो आता नहीं है, तो इस बारे में हमें क्यों दिया जा रहा है। तो उसे कहता है कि मैम ये केस नासिक के मतलब अंडर का है, लेकिन यहाँ का जो बंदा है वो एक्चुअली में मुंबई से डील करता है और वो ये कह रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी, भले वो नासिक पे है पर वो यहाँ का रेसिडेंट यहाँ का है, तो उसने ये केस यहाँ पर दिया हुआ है। तभी उस बंदे को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो बंदे को बोला जाता है लिसन, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि आप यहाँ पे रेसिडेंट है, लेकिन ये जो केस जहाँ का है वो वहीं का पुलिस वाले हैंडल करते हैं और ये हैंडल मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे अंडर नहीं आता है। यहाँ पर हर एक पुलिस वालों का अपना खुद का एक क्राइटेरिया होता है और कुछ इसी पर्टिकुलर एरिया तक हम ये सब डील कर सकते हैं। इसके बाद वाला पर्टिकुलर एरिया जो होता है वहाँ पर दूसरे आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, दूसरे वहाँ पर पूरा थाना रहता है, वो लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो उसे कहता है कि मैम मैं ये चीज़ आपके पास इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि वहाँ के जितने भी थाने वाले हैं उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करना ही छोड़ दिया है, उन्होंने मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, मैं अगर इन लोगों के अगेंस्ट गया तो ये लोग ना मेरी फैमिली को थ्रेटन कर देंगे। तो मैं वहाँ पर जब केस लगाने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे थ्रेटन से कॉल आ रहे हैं, मुझे डराया धमकाया सब कुछ जा रहा है, मुझे इतनी सारी बातें सुनाई जा रही है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, ऊपर से मेरा खुद का यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में एज अ मैनेजर हूँ और आगे जाके मैं यहाँ इस कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला हूँ, मेरा ऑलमोस्ट प्रमोशन होने वाला है, सब कुछ होने वाला है और उसके बाद भी ये लोग मेरी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं और मेरी क्या, वहाँ की बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पी जा रही है, जबकि हमने बाबा को कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है, किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। इस चक्कर में वो हमारी प्रॉपर्टी कैसे हड़प सकते हैं। आप लोग आप करिए, अगर आपका ही वहाँ का दूसरे थाने वाले हैं जो भैया एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके पास ही आऊँगा ना, मेरी क्या गलती है, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप ही लोग ये हम जनता का साथ नहीं देंगे तो बाय चांस मुझे कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जो रिहाना रहती है वो एकदम से बोलती है ओके, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं खुद इस बात पे डील करती हूँ और वहाँ पर एफआईआर आपकी खुद की दर्ज होगी और मैं ये चाहूँगा कि आपके एफआईआर दर्ज पूरे तरीके से हो, ऐसे बोल देती है। यहाँ से वो जाती है और वहाँ पर ना ये बाकायदा वहाँ पर फ़ोन करती है नासिक वाली जगह पे और नासिक वालों को बोलती है कि आप हमारा फ़ोन पिकअप करिए और हमारे पास ऐसा ऐसा केस आया है और इस केस वाले की आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि मैडम ये हमारे यहाँ का एरिया का केस है, हम खुद हैंडल कर देंगे, लेकिन आप ये बात नहीं समझ रही हैं कि इस चीज़ से आप दूर ही रहिए, इससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ के बाबा लोग हैं, इनकी पावर पोजीशन बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पर अगर ये केस हुआ ना तो ये आपकी भी कुर्सी हिला सकते हैं।
और ये बाबा से बाबा का नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी हाथ है। आपको पता नहीं है, ये बाबा बनने से पहले ना इनका बहुत सारा हाथ ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर रहता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इलीगल तरीके से हड़पी गई है। ये बात मैं भी जानता हूँ और यहाँ का सब लोग जानते हैं, पर किसी की मजाल तक नहीं है कि इस बाबा के अगेंस्ट पे कर सके, क्योंकि ऊपर से ना पॉलिटिशियंस के हाथ है। अगर मैंने एफआईआर दर्ज भी कर दी ना, तो इस लड़के को प्रेशराइज किया जाएगा या तो मुझे प्रेशराइज किया जाएगा उसके अगेंस्ट एफआईआर हटाने के लिए। तो ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात वैसी सुनती है, तभी वो उसे फ़ोन रख देती है और उसे आकर बोलती है उस पर्टिकुलर बंदे को कि देखो, यहाँ पर ऐसा-ऐसा इशू हो चुका है, आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो ज़्यादा है। तभी उसे कहता है कि मैम 100 एकड़ ज़मीन में से 100 एकड़ ज़मीन में से 2 एकड़ तो मेरी खुद की है, मेरे खुद के खेत हैं। वो खेत पे ना बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है, आप कैसे वो हटा सकते हो? तभी उसे कहती है कि आप एडवोकेट कर सकते हो। तो उसे कहती है कि बस आप मुझे एडवोकेट कहना चाहते हो, ठीक है, मैं एडवोकेट कर लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए। आप ये एफआईआर दर्ज करिए, क्योंकि मुझे थ्रेटन्स कॉल आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपने प्रोटेक्शन लेवल चाहिए। ये सुनने के बाद वो उसे कहती है कि बट आप सीरियसली ये करना चाहते हैं? तो उसे कहती है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली और मुझे अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है। मैं ये थ्रेटन कॉल से मरना नहीं चाहता हूँ। मैं डेफ़िनेटली ये चाहता हूँ कि मैं अपनी और अपनी फैमिली को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करूँ। तो यहाँ पे वो एफआईआर दर्ज करा देता है, जिसमें डीपीएस जो रहता है, मतलब अनुराग होता है, उसे ये दिया जाता है कि तुम इस बारे में मतलब इनका ध्यान रखो। तभी यहाँ पर जो रिहाना रहती है, वो अपने कैबिन में जाकर अपनी आँखें बंद करके काफ़ी देर तक सोचती रहती है, और तभी वो उस पूरे केस के बारे में पढ़ रही रहती है। जैसे वो केस के बारे में पढ़ती है, वो एकदम से होश में आती है और होश में आकर बोलती है कि यही कुछ शायद बा मतलब मुझे रॉबर्ट ने कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है रॉबरी की, और ये जिस तरीके से बंदा ये कह रहा था कि इनके ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ है, तो भावेश्वर बाबा के साथ हेल्थ मिनिस्टर मिला था। इसका मतलब और भी तो मिनिस्टर मिले होंगे, क्योंकि वो भी तो यही करने वाला था, और उसकी 500 करोड़ रुपए जो उसके पास आए थे, वो चुराए गए। 1000 करोड़ रुपए हमारे हेल्थ मिनिस्टर से चुराए गए। इसका मतलब ये है कि ये सारे मिनिस्टर्स मिलके कुछ बड़ा धमाका करना चाहते थे। बाबा के नाम पर सब कोई ठग रहा है एक दूसरे को। इट्स मीन्स दैट कि भुवनेश्वर बाबा से जो एक और लिंक, मतलब कौन सा मिनिस्टर उससे लिंक होगा, ये उसके यहाँ भी रॉबरी होने वाली है, और थर्ड टारगेट वही इंसान होगा। इट्स मीन्स दैट कि थर्ड टारगेट वहीं पर है। ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है, वो एकदम से रानी को बुलाती है और रानी को बोलती है, मैंने तुम्हें ये बोला था कि फाइंड आउट करो इसके भानेश्वर बाबा के किस किस से लिंक है, तुमने फाइंड आउट किए कि नहीं? तभी वो उससे बोलती है कि मैम, मैंने फाइंड आउट किया है, जैसे कि आपने मुझे चीज़ें बताई थी उस हिसाब से मैंने बहुत सी चीज़ों को फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे ना सही से तो ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ना मेरे सूत्रों के हिसाब से एक फ़ोटो मिली है, ये फ़ोटो आप देख सकते हो क्या? तो वो फ़ोटो दिखाती है, तो उस फ़ोटो में ना यहाँ पर बनेश्वर बाबा एक्चुअली एक बड़े से एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट पे बैठा है, जो वीआईपी रेस्टोरेंट है, और उस वीआईपी रेस्टोरेंट पे बैठ के वो मिनिस्टर्स के साथ बैठा हुआ है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर जो है वो सामने के सामने साफ साफ दिख रहा रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो बैठा रहता है। तभी वो वहाँ से दूसरे जो मिनिस्टर की तरफ देखती है, तो जैसे ही वो बोलती है कि ये हेल्थ मिनिस्टर है क्या, तो कहते हैं कि ये तो हेल्थ मिनिस्टर है ये वाला। तो कहती है ये मुझे, ये कौन सा मिनिस्टर है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है क्या? तो उसे कहते हैं कि या तो एजुकेशन मिनिस्टर है या एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई सा तो ये मिनिस्टर है। तो उसे वो वहाँ पर ना फ़ोटो को एकदम से देखते हैं, ग्रैब करके एकदम ध्यान से देखते हैं, तो उसको देखने के बाद पता चलता है कि यस, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, और ये इधर करने भी क्या आया है? तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर कर क्या रहा है? तभी वो उसे बोलती है कि यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम
फाइंड आउट करो कि एग्रीकल्चर का मिनिस्टर का इनसे क्या लेना देना है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएगी। तुम पता करो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर बैठा क्यों था और वो आखिर इन लोगों के साथ करना क्या चाहता है। यही चीज़ हमें आगे जाके पता करनी है। तो उसे कहती है कि तो हम क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अपना मतलब अपॉइंटमेंट करें। तो कहती है नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर से मैं बात करने गई थी, तो तुम्हें पता है ना कि क्या बात हुई थी, और उन लोगों ने तो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर दिया था। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी फिर से होने वाला है, फिर से होने वाला है। जो रॉबरी होने वाली है वो इस बार होगी, डेफिनेटली होगी रॉबरी। और रॉबरी इस बार जो होगी ना, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ ही होगी। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इन दोनों का लिंक है तो होगी, और क्यों होगी ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि रॉबरी हो रही है, मैटर ये कर रहा है कि भुवनेश्वर बाबा से ही लिंक्ड होकर अगर रॉबरी हो रही है। ये भी एक मतलब तरीके से देखा जाए तो ये तुक्का है ना, कि हमें एक्चुअली कंफर्म तो नहीं पता है। तो रानी, तुम ये अनुराग से भी इस बारे में डिस्कस नहीं करोगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बाकी केसेस में इन्वॉल्व है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम डायरेक्ट जाकर ये पता करो। तो उसे कहती है कि अपने सूत्र लगाओ, अपने यहाँ पर जितने भी हैं उन लोगों से जाकर पता करके बताओ कि भुवनेश्वर बाबा और एग्रीकल्चर के बीच में क्या लिंक था और वो क्या करना चाहता था। और ये जब चीज़ें पता चलेगी तभी उसके बाद हम आगे कुछ कर सकेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से उसे बोल देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे जो रानी रहती है वो जाती है और बहुत सारे जो उसके कॉन्टैक्ट्स वाले रहते हैं उनसे मिलती है, उनसे बात करती है, और कॉन्टैक्ट वालों से मिलकर बात करने के बाद उन्हें कहती है कि हमें ये जानना है कि भुवनेश्वर बाबा यहाँ पर क्या करने आया था और उसका एग्रीकल्चर मिनिस्टर से क्या है। तो उसके ना कुछ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, जैसे कि जो टिप देते हैं ना, वो सब लोगों से मिलती है। तो जब वो टिप वालों से मिलती है तो रानी को पता चलता है कि वो जो लड़के हैं ना, वो उसको ये बताते हैं, वो टिप देने वाले लड़के, कि एक्चुअली में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो यहाँ पर भुवनेश्वर बाबा को यहाँ पर जितने भी जो मतलब जितने भी जो मतलब खेत थे उन सब को तोड़ के, मतलब उन खेतों को उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी ये सारे खेत है ना, वो एक्चुअली में बंजर ज़मीन है, और वहाँ पर ना उस बंजर ज़मीन को काम करने के लिए अब वहाँ पर वो लोग वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। और ये सब बनाना उनके हाथ में है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी खेत को तोड़ के या फिर कोई डैम को तोड़ के या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना रहता है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर का अप्रूवमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना एक डैम रहता है जो इस डैम को बनाने के लिए वो अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री बनाई जाएगी तो फैक्ट्री के बाद वहाँ पर डैम बनाया जाएगा, और जितना भी उसका जो वेस्टेड मनी था, वेस्टेज जो होगा, जितना भी वेस्टेज जो निकलेगा, वो सब कुछ उस वहाँ पे नदी पे मिलाना था। और ये सब तभी हो सकता है अंडर द रेफरेंस ऑफ हमारे प्यारी सी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए। और एग्रीकल्चर भुवनेश्वर बाबा के साथ मिलकर अपने करोड़ों रुपए बढ़ाना चाहता था। और आज सभी तो जानते हैं कि भुवनेश्वर जो है वो ऑलरेडी करप्टेड इंसान है, और वो करप्टेड इंसान के साथ मिलकर ये सब लोग अपनी जेब भरना चाहते थे। और जो एक्चुअली में इतना अच्छा सा जो उपजाऊ ज़मीन है उसे बंजर ऑन द रिकॉर्ड साबित करके वो ये बोलना चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा किया जाएगा। तो यही एक ऐसा मेन चीज़ थी जिसकी वजह से करना आता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो रानी रहती है वो उसे बोल देती है, और रानी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। रानी यहाँ पर जाकर ये सारी बात रिहाना को बताती है, और रिहाना ये सारी बातें जब बहुत अच्छे से सुन लेती है तो सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि मतलब मेरा जितना भी जो शक था वो बिल्कुल सही है, और शक बिल्कुल भी सही है हर एक चीज़ के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअली में यही चीज़ चल रही है, मतलब चल यही रहा है कि ये लोगों का आपस में ही एक दूसरे के साथ लिंक है। तो अब तुम ये चीज़ ध्यान लो कि अब इस बार कुछ भी रॉबरी होने वाली है तो और कहीं नहीं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ ही होने वाली है। तभी रानी बोलती है कि अब हमें बचना कैसे है, और हो भी रही है तो किस तरीके से होगी, क्या आपकी रॉबर इस बार आपको बताएगी।
तभी उसे कहती है कि नहीं, इस बार वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगी और इस बार मुझे कुछ भी नहीं पता है और ना मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जाकर वार्न करना है, क्योंकि अगर मैंने वार्न किया तो वो लोग मुझे ही इन सब चीज़ों के लिए कल्प्रिट समझेंगे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमें चोरी छुपे रख के इन पे नज़र रखने वाली है और इस बार मुझे इस रॉबरी को किसी भी हालत में रोक के उन्हें अपने रंगे हाथों पकड़ के मुझे उसे जेल के अंदर डालना है। तो उसे कहती है कि क्या सच्ची में आप ये करना चाहती हैं? तो उसे कहती है कि मैं क्या मजाक में करूँगी? तो उसे कहती है कि बट आप सच्ची में ये जो चीज़ें करना चाहती हैं, बट विदाउट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट ऑफ गेटिंग एनी थिंग, आप कैसे कर पाएंगी? तो वो बोलती है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हमें फाइंड आउट करना है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट द वे। ये बोलकर वो उससे बोलती है कि तुम एक काम करो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उन सब की डिटेल्स निकालो और अपने सूत्रों के हिसाब से सब कुछ पता करो, क्योंकि जिस बंदे को तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो एक्चुअली में ये जो बंदा होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से मतलब जानता होगा, पहचानता होगा और वो मिनिस्टर के आसपास होगा। यही एक चीज़ है, तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।